हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का चैप्टर 10th लेकर आई हूं, जो लास्ट है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद की क्या परिस्थितियां थी भारत की, किन परिस्थितियों में जो है भारत स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद जो है भारत का विभाजन हुआ। तो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती जो खड़ी हो गई वो क्या थी। और हालांकि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी जो है भारत संघर्ष कर रहा था, और इसके आज़ादी के बाद भी जो है भारत को संघर्ष करना पड़ता है। तो वो क्या परिस्थितियाँ थी और क्यों ऐसा हुआ, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। और पिछले चैप्टर में तो हमने देख ही लिया है कि भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं ना, उसमें बहुत सारे नेता थे राष्ट्रवादी जो इसमें भाग ले रहे थे, और बहुत जो है व्यापक पैमाने पर आंदोलन भी हुआ था, बहुत सारा जनसंहार भी हुआ। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसका जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है एक नया जो है खंडित राष्ट्र। तो आप समझ ही रहे हो किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगस्त जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने जो है बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो गई। वजह जो है बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी जो है पाकिस्तान से भारत आए। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम और उन्हें रोज़गार देना भी ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। करीबन 500 रियासतें राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना बहुत ही टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर जो है ध्यान देना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी अभी जो है भारत स्वतंत्र हुआ था और इसमें जो है एकता बहुत ज़रूरी थी, है ना। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में विकसित करनी थी जो यहाँ के लोग की आकांक्षाओं और जो है उनकी आशाओं को जो है व्यक्त करे, है ना। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत चुनौती थी भारत के सामने की, क्योंकि एक जो है भारत से जो है पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र जो है खंडित हो गया था। जहाँ आज़ादी का जो है खुशी था, वहीं पे एक जो है बिछड़ जाने का, टूट जाने का भी गम था। तो इस टाइम पे जो पाकिस्तान प्रांत में जो लोग रहते थे भारतीय, जो है सिख हो या फिर गोरखा हो, तो चूँकि पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल प्रांत बनाया गया था, इसकी वजह से वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया गया जो मुस्लिम नहीं थे, है ना। तो वो सब भारत में आ गए। तो उनकी संख्या जो है बहुत बड़ी थी, 80 लाख के करीबन उनकी संख्या थी। और भारत में इतनी जो है उस टाइम जो है भारत तुरंत ही जो है स्वतंत्र हुआ था, एक नवजात शिशु की तरह था। यहाँ पे उतनी संसाधन भी नहीं थी, और इतने लोगों के लिए जो है संसाधन जुटाना जो है इतना आसान कार्य नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इन लोगों को जो है भारत आ तो गए हैं, तो अब इन्हें भगा तो नहीं सकते, क्योंकि है तो ये भारत के ही, है तो हमारे अपने ही, है ना। तो इनके लिए जो है व्यवस्था करना, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके जो है जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए जो पैसे आए, उसके लिए रोज़गार की भी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये सब जो है व्यवस्था कैसे की जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पे जो है महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की जा रही हैं। तो जिसे नाथूराम गोडसे द्वारा मार दिया जाता है गांधी जी को। तो इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जन 1948 की पिक है। उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू बहुत ही भावुक होकर भाषण देते हैं कि दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ चुकी है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो ये जो है भीड़ को संबोधित करते हुए जो है जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। और जो अगला आगे है उसको देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1947 में जो है भारत की आबादी करीबन 34.5 करोड़ थी। यह आबादी भी जो है आपस में बटी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो भारत में जो विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे, है ना, इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्म को मानने वाले जो है भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भी काफ़ी फ़र्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भी काफ़ी विविधता थी, है ना। इस विविधता वाले लोगों को जो है एक राष्ट्र में पिरोना बहुत ही जो है कठिन कार्य था, है ना। एकता की समस्या के साथ साथ जो है एक और समस्या थी जिसको विकास की समस्या भी थी, है ना। स्वतंत्रता के समय जो है भारत की एक विशाल जनसंख्या गाँव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार जो है बारिश पर निर्भर होते थे, क्योंकि जब कृषि जो करते हैं या फिर जो फसल से कुछ भी बोते हैं, उगाते हैं, तो जो मेन फैक्टर होता है उनके लिए बारिश। अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा में थोड़ा ना कुछ फायदा होगा। तो यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों में भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगर भी जो है आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ जो है भारी झुग्गी बस्तियों में जो है रहने लगे। यहाँ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीब की चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना, बल्कि
उद्योगों का निर्माण भी करना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी जनसंख्या ऐसी थी जो रोज़गार नहीं था उनके पास, तो उन्हें रोज़गार भी देना आवश्यक था। अगर कृषि पे तो डिपेंड नहीं रह सकते, अगर बारिश नहीं हुई, कृषि नहीं हुई, तो भाई जो लोग हैं वो तो भूखे मर जाएंगे। उनके लिए एक और जो दूसरी आजीविका अगर हम बोले, इंसान के पास हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपका ये काम नहीं करता तो एक और ऑप्शन है, उससे आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। तो भारत सरकार भी जो है इसको लेकर बहुत चिंतित थी। वहीं पे देसी रियासतों को एक साथ मिलाना था, वो भी बहुत जो है टेढ़ा काम था, क्योंकि उस समय जो है विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में थे, और एक साथ जो है भारत में एक साथ सभी को रखना इतना आसान नहीं होता है ना। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, लेकिन भारत में ये सब मुमकिन हुआ। हालांकि बहुत प्रॉब्लम्स हुई इन सबको करने में, लेकिन ये सब जो है मुमकिन रहा, है ना। आगे देखते हैं कि एकता और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ चलना था, और अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच जो है मतभेद पैदा हो जाता और तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए इसको दूर किया जाना तो बहुत ही ज़रूरी था। और हिंसा और बहुत खतरनाक टकराव के रूप में भी पैदा हो सकती है कि मान लीजिए कि ऐसे लोग जो मतलब ऊंच नीच या फिर ऐसे दो समुदाय के बीच में अगर टकराव होगा, तो अभी अभी तो जो है देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद ऐसे दंगे भड़केंगे जगह जगह पे, तो इसके ये अच्छा नहीं है ना। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे पड़ सकते थे। कहीं ऊंची जाति तो कहीं नीची जाति के बीच जो है टकराव हो सकता था, तो कहीं हिंदू मुसलमान के बीच हो सकता था, और किसी न किसी वजह से एक दूसरे के बीच तनाव हो ही सकता था। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के जो है बड़े हिस्से को नहीं मिलती थी, तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब और शहरी और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों में काफ़ी जो है फ़र्क पैदा हो सकता था। तो एक ऐसे मतलब अगर जब स्टार्टिंग में अगर एक साथ सबको लेके चलना है, तो अगर किसी को ज़्यादा किसी को कम हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारी संख्या कम है तो हमारे साथ जो है दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है ना। तो ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कोई विरोध ना हो किसी व्यक्ति के मन में, भारतीयों के मन में। इसके लिए जो है बहुत सारे कार्य करने ज़रूरी थे। और तुरंत जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास जो है आर्थिक रूप से भी भारत कमज़ोर था, और उतनी सारी टेक्निक जो है भी नहीं थी, उद्योग भी धंधे जो है विकसित नहीं हुए थे, तो इतना आसान जो है ये सब कार्य नहीं था। आगे जो हमारा टॉपिक है कि नए संविधान की रचना, तो हमारे जो है भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत और लिखित संविधान, सबसे बड़ा अगर हम बोले तो हमारा भारत का ये है ना। तो देखते हैं कि इसका मसौदा जो है किसने तैयार किया था और किस तरीके से जो है इसे हमारे भारत में लागू किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग जो है करीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे, और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के जो है प्रतिनिधि थे। इन चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। तो हमारा भारत का संविधान जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा बहस हुआ, बहुत सारे लोग आए जो है आपस में इसके बारे में चर्चा हुआ कि आखिर कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है विविधता बहुत ज़्यादा है, और विविधता में एकता चाहिए। तो उसके लिए तो ऐसा संविधान बनाना होगा जिसके सबके लिए समान हो, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो बहुत सोच कर जो है भारत का संविधान बनाना था, है ना। हमारे संविधान की एक खासियत है जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब होता है सबको जो है समान अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ भी उसके लिंग, जाति या ऊंच नीच, उसके पास क्या संपत्ति है नहीं है, किस जाति से है, गोरा है काला है, इससे परे जो है सबको समान अधिकार होना चाहिए। चाहे वो मुकेश अंबानी हो या फिर कोई ठेला पे कुछ सामान बेचने वाला है ना, उन दोनों को जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी जो है भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो या फिर बहुत नीचे तबके का हो ना, सभी को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। यह क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद जो है अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि इससे पहले तो ब्रिटेन का शासन था, है ना। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार जो है टुकड़े टुकड़ों में मिला, क्योंकि वहाँ पे जो है अमेरिका में ना इतना आसानी से जो है वोट देने का अधिकार, हालांकि हमसे पहले वो जरूर स्वतंत्र हुए, संविधान भी जो है उनका लिखा गया, लेकिन हमारे संविधान जितना विस्तृत संविधान उनका भी नहीं है। और हमारे संविधान में एक साथ सबको वयस्क मताधिकार मिला, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। स्त्रियों को वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा उन्हें वोट देने के लिए, है ना। उच्च लोगों को जो है, जो नीचे तबके के थे, उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा वयस्क मताधिकार के लिए। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं दोस्तों। वहाँ जो है सबसे पहले संपन्न पुरुषों को जो है वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी अधिकार मिला। मजदूर पुरुषों को जो है लंबी संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला, है ना। महिलाओं को सबसे अंत में जाकर मताधिकार मिला।
वह भी लंबे रुझान संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला लिया गया कि देश के जो है सभी स्त्री हो या पुरुष, ये सभी को जो है वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, है ना। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार एक साथ मिलेगा। संविधान की जो दूसरी विशेषता थी दोस्तों, ये है कि उसमें तमाम जाति, धर्म, किसी भी तरह की पृष्ठभूमि के संबंध रखने वाले नागरिकों को जो है कानून के नज़र में समान माना जाएगा, या फिर वो मतलब उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पे कि जाति, लिंग या फिर उसकी जो स्टेटस है समाज में वो किस प्रकार की है, इसके बिना पे उस पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को जो है कानून की नज़र में समान जो है अधिकार दिया गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्श पर आधारित हो और भारत को हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन जो है एक खास समुदाय के लिए किया गया था, जैसे कि मुस्लिमों के लिए, है ना। परंतु भारतीय जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय उन्होंने कहा कि भारत जो है हिंदू और जो है पाकिस्तान की तरह नहीं बनेगा, कि मतलब भारत में कोई ऐसा विभाजन नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है ना। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत जो है बटे। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए जाए जो अधिकार हिंदुओं को दिए जा रहे थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों पर सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं के लिए था। कुछ लोगों का मानना था कि मतलब जैसे कि पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया, वैसे ही भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, और इसके बाद जो है वो कोई भी समुदाय हो, या फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कुछ भी हो, उन सबको जो है समान अधिकार दिया गया और एक साथ दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे मेजॉरिटी जो है हिंदू की ज़्यादा है, हिंदू बहुसंख्यक है, तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनके साथ जो है दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। संविधान की तीसरी विशेषता की बात करें तो वो यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए जो है विशेष सुविधा का जो है व्यवस्था किया गया। जो ऐसे लोग जिनका जो है स्तर उच्च वर्ग के लोगों से कम था, उनके लिए भारत के सम्मान को लोग जो है कलंकित करने वाले जो है छुआछूत का चलन खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 17 है ना। अब तक हिंदुओं के मंदिर में केवल ऊंची जाति के जो है लोग वही जा सकते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, वे भी अब मंदिर में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि इस विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के लिए जो है सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाएगा। मतलब कि इतना प्रतिशत जो है, इतने पर जो है SC ST का ही होगा, है ना। कुछ लोगों की अभी कितना है परसेंटेज, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है कि वे भारतीय जो है प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य HK खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां ही जिम्मेदार हैं। अपने जो है सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा कि हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपने सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब हम न केवल हमारा मस्तिष्क और शरीर, बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है, और ना हमें आगे बढ़ने में जो है सक्षम है। तो इस तरीके के जो है वर्ड खांडेकर के द्वारा बोले गए। तो जो ऐसे लोग जो निम्न जाति के थे, जिनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, जो पिछड़े हुए थे, उनके लिए समान में जो है एक समान लाने के लिए एक आरक्षण किया गया कि भाई आपके लिए इतनी सीटें जो है सरकारी नौकरियों में या फिर आरक्षित की जाएंगी, है ना। लेकिन इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने जो है समर्थन भी किया। तो इस तरीके के जो है प्रयास रहा कि जो ऐसे लोग जो है उच्च वर्ग के कारण ही नीचे रह गए। जैसे कि पहले क्या था कि अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, तो अगर उसको गांव के अंदर आना होता था ना, तो पहले से ही एक कुछ ले लेता था कि ऐसे बजाते रहता था कि भाई मैं आ रहा हूँ, ऐसे वो इसलिए बजाता था कि उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति उससे टच ना हो जाए, और उसका जो है वो उच्च वर्ग का व्यक्ति मानता था कि अगर मैं इसके संपर्क में आऊँगा तो मेरा जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और उन्हें गांव से बाहर ही रखा जाता था, है ना। उन्हें निम्न जाति का समझा जाता था, उनके साथ बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए जो सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया, क्योंकि उन्हें भी सताया गया था, है ना।
अनुसूचित जनजातियों की इस तरह की भारतीयों को भी वंचित रखा गया और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर जो है समुदाय से बाहर के ताकतवर लोग आकर कब्जा कर लेते थे। संविधान ने उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में जो है सुधार लाना था। तो ऐसे आदिवासी जो जंगलों में रहा करते थे, उनके जंगलों पर जो है उच्च वर्गों के द्वारा जो है वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता था और उन्हें भी जो है शिक्षा से या फिर हम आधुनिकता से बोले तो बहुत ही दूर थे ये लोग। तो हमारे संपर्क में एक साथ लेवल में लाने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो है उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो सभी पूरे देश की जो है उन्नति के लिए सोचेगा और योजना बनाने में सक्षम होगा। लेकिन जो है कई सदस्य का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्ता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर में एक सदस्य का कहना था कि मौजूद स्वास्थ्य में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसीलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में जो है साकार नहीं हो पा रही है। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो शक्ति है उसका जो है केंद्र के पास ही एक उनका जो है केंद्र में निहित होना चाहिए जो सारी शक्तियाँ हैं, और कुछ का कहना था कि नहीं, राज्य में निहित होना चाहिए। कुछ का कहना था कि अगर केंद्र रहेगी तो ऊपर से जो है डेवलपमेंट होगा, ऊपर से विकास होगा। लेकिन कुछ का कहना था कि अगर राज्य स्थिर रहेगी, राज्य मजबूत रहेगी, तो जो उसके नीचे जो अंडर में जो भी गांव है या फिर जो भी छोटे छोटे कस्बे हैं उनका जो है विकास होगा, है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं थी। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का जो है प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर होना चाहिए। इन मतभेद को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया, जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कराधान, रक्षा और विदेश मामलों को रखा गया और ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। बस इस पे केंद्र सरकार ही जो है कानून बना सकती थी। दूसरा जो था राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय को लाए गए, जिसका जो है राज्य सूची था, तो राज्य सूची में राज्य ही सिर्फ कानून बना सकता था। और तीसरा जो था समवर्ती सूची, उसमें वन, कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जो है संयुक्त रूप से फैसला ले सकती हैं। तो अगर केंद्र सरकार की जो है केंद्र सूची, उसमें तो केंद्र बनाएगी, राज्य सूची में राज्य का कानून चलेगा। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसमें किया गया कि दोनों जो है दोनों कानून बनाएंगे। तो अगर दोनों बनाएंगे तो एक टकराव पैदा हो जाएगा कि भाई किसका कानून माना जाएगा, है ना। तो केंद्र सबसे ऊपर होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो ज़्यादातर लोग केंद्र को ही फॉलो करेंगे, है ना। तो उसे राज्य सरकार बस सहमति कि हाँ सही है, इसके लिए। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर जो है तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजी के साथ जो है अंग्रेजी जो भाषा है उसको अंग्रेजों के साथ ही विदा कर देना चाहिए, है ना। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपना लेना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णचारी ने जो है दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी दी कि अगर उन पर हिंदी थोपी जाती है ज़बरदस्ती तो वह बहुत सारे जो वहाँ के लोग हैं वो भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए जो है आखिरकार बीच का रास्ता, मध्यम प्रतिपदा जो है जो बुद्ध की जो है उसको इन्होंने बीच का रास्ता ढूंढा, है ना। इस विवाद से बचने के लिए उन्होंने बीच का रास्ता ढूंढा। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को जो है भारत की राजभाषा बना दिया, है ना। और जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी भाषा का जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि हिंदी जो है पूरे भारत में नहीं बोली जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। जो है केरल में उनका अलग भाषा है, मराठी है अलग है, तेलुगु है अलग, है ना, कन्नड़, मलयालम, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हिंदी हर कोई नहीं सीख सकता। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा भाषा था जो हर किसी को आता है ना, चाहे वो उत्तर भारत के लोग हो, दक्षिण भारत के लोग हो, पश्चिम के हो, पूरब के हो, है ना। तो इसीलिए इसको जो है कानूनी कार्यवाही में जो इसको जो है अंग्रेजी भाषा को रखा गया कि अगर हिंदी नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में जो है वो अपना कार्य कर सकते हैं। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है भारत का जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में जो है दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। और भारत संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में अम्बेडकर ने कहा कि
राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। आपने वोट देने का तो अधिकार दे दिया कि सही भाई हर लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन जो एक डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक, उसको कौन दूर करेगा, है ना। उसके वजह से भी तो विरोध हो सकता है। यदि लोग वोट डालने का अधिकार दे दिया गया है तो इससे अमीर गरीब ऊंच नीच का जातीय फासला है वो आपस में खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधी में एक नए युग में जो है प्रवेश करता जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चल रहे हैं, क्योंकि उनका जो है लेवल उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अभी भी जो है फासला था, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको जो है भोजन भी नसीब नहीं होता था और कुछ लोग बहुत जो है अमीर थे, है ना। तो राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत जो है अपनी सामाजिक आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का जो है निषेध करते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप वोट देने का तो अधिकार दे दिए, लेकिन जो ये आपस में जो एक अभी भी भिन्नता है उच्च वर्ग का निम्न वर्ग का, ऊंची जाति का नीची जाति का जो भेद, हालांकि आपने जो है विरोध ये बोल दिया कि जाति के साथ किसी के मतलब उसके जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो दिमाग में जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी तो हैं, इतना जल्दी थोड़ी ना उनके दिमाग से ये बात उतर जाएगी, है ना। तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि बस वोट देने से उनकी जो है असमानता खत्म हो जाएगी, है ना। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का जो चित्र लगा हुआ है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्यार से बाबा साहेब के नाम से जानते थे। वह मराठी भाषी का दलित परिवार के थे और डॉक्टर अम्बेडकर जाने माने वकील और अर्थशास्त्री भी थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है ना। उन्होंने दलितों के लिए जो है बहुत प्रयास किया, क्योंकि ये खुद दलित थे और उन सारी समस्याओं से जो है ये जूझ चुके थे, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझते थे। तो दोस्तों ये जो पार्ट 1 है हमारा आज यहीं पे रहने देते हैं, और इसका जो है पार्ट 2 मैं कल के वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। बाय, थैंक यू।